या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आज दिन मंगलवार है, 25 जून 2024। बजरंगबली भगवान राम के सेवक सबका कल्याण करें और मैं कहूँगा सबको सद्बुद्धि भी दें, सच्ची बुद्धि दें, घमंड ना दें, गुरूर ना दें। अगर कुछ मालिक ने दे भी दिया तो गुरूर ना करें। आज ही के दिन 25 जून 1975 को हमारे देश में आपातकाल लागू की गई थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीतिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस था भारत में, पूरे देश में। शायद तमाम समस्याएं थी तो शायद बताते हैं मिसेस गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे के साथ गई और उन्होंने रिक्वेस्ट किया और आपातकाल 25 जून 1975 को लागू हो गया पूरे देश में। मैं 7-8 का विद्यार्थी था, ज्ञान मुझे था नहीं। आपातकाल लागू हो गया तो जिस तरह से लागू हुआ वो मैटर नहीं करता, लेकिन घरों में अंदर रहना और ऐसा फील करना कि कहीं जेल न चले जाए, इस तरह की बात बड़े बुजुर्ग कहते थे। हमारे घर में एक बाबा थे, वो गाय बछड़े का अक्सर बिल्ला वगैरह ले हमारे घर रुकते थे ओसारा में, तो उनसे बहुत ज़्यादा मैं मुतासिर, क्योंकि मैं बहुत बच्चा था। वो हमको अक्सर बेना में हाँकते थे, पप्पा मेरे तब सर्विस करते थे, तो मैं समझ नहीं पाता था कि क्या। तो कहने कि बेटा धीरे सुनना, नहीं तो फंस जाओगे, पुलिस आ जाएगी, तमाम बातें डरावनी। नॉलेज मेरे को बिल्कुल नहीं। लेकिन कालांतर में उस समय दो चीज़ और आई थी, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट एंड DIR डिफेंस इंडिया रूल्स। मतलब देश में, हमारे देश में 2-3 एग्रीगेट बिहेवियर के साथ अप्लाई किया गया था। मैं पुनः कहूँगा, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन देश में जो कोई होगा राजा या कोई भी जिसकी रूलिंग पार्टी होगी या जिसकी मेजॉरिटी पावर में होगी, मैं ये कहता हूँ सबसे ज़्यादा जिसकी मेजॉरिटी पावर में, वो ज़्यादा बेहतर समझता होगा कैसे क्या हुआ होगा, उस समय की परिस्थितियाँ क्या रही होंगी। मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन ये सोचा जा रहा, ये सुन रहा था जेल भेज रहे। उसके बाद कालांतर में पिताजी ही घर में बड़ा चर्चा किए, नसबंदी कराने की बात थी कि अगर नसबंदी नहीं होगा तो वेतन नहीं मिलेगा, और माँ से बातचीत होती रही। इतना सेंस तो आ जाता है। अम्मा को लेके गए, जनान अस्पताल में भर्ती किए, वहाँ नसबंदी का ऑपरेशन हो गया। अस्पताल गया, अम्मा को देखा, कोई अनुभव नहीं। माँ कभी मेरे सामने भर्ती भी नहीं हुई थी, पूरे जीवन काल में नहीं देखा। भर्ती हुई थी, तमाम देखा, तमाम औरतें भर्ती थी। तो ये हुआ कि क्यों? अरे इसलिए कि बच्चा न पैदा हो, जनसंख्या भारत की बढ़ रही है। तो जबरन नसबंदी कराया जाना मुझे लगता है ठीक नहीं प्रतीत होता। इतनी लिबर्टी ना दो, सब ठीक है, लेकिन इतनी कम से कम लिबर्टी दो। और पुरुष क्या कर रहे थे, मैक्सिमम महिलाओं की नसबंदी ही करा रहे थे, और महिलाएं नहीं चाहती थी, कुछ ऐसी बात थी। मैं उस मनोभाव में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है मेन था, हाउ टू प्रिवेंट द पॉपुलेशन, दैट वाज द सिस्टम। एनीवे, जबरन नसबंदी कराया जाना कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता। ये बात आई गई। आज के दिन आदरणीय मदन मोहन कोहली जी का जन्मदिन, 25 जून 1924 को उनका जन्मदिन है, उनकी जयंती है। मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। आज ही के दिन 25 जून 1981 को मेरा विवाह हुआ था। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की, विवाह के बारे में आप जानते होंगे। एक लड़का एक लड़की का विवाह होता, उसके बाद उनका जीवन साहचर्य का, समागम का, पता नहीं क्या क्या भाषा है,
मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। क्वालिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, क्वालिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि नॉलेज मुझे नहीं है गृहस्थ आश्रम का। 7 वचन 7 फेरे की बात करते हैं, उसको मैंने विधिवत पढ़ा। उसमें मैंने देखा पति या पत्नी दोनों में वायलेशन ऑफ 7, जो 7 वचन है उसका जो है शोषण होता है, चाहे लड़की द्वारा माने ना पत्नी द्वारा या पति द्वारा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। बहुत कठोर प्रक्रिया है 7 वचन का, 7 फेरे का। मैं उस पर नहीं जाऊँगा। एनीवे, मैं आपके सम्मुख मदन मोहन जी, एक म्यूजिक डायरेक्टर, उनका एक गाना 1964 का राजेंद्र किशन साहब का लिखा हुआ, और फिल्म शराबी देवानंद और मधुबाला पे फिल्माया गया। देवानंद उस पे ये परफॉर्मेंस है, और रफ़ी साहब जिन्होंने गाया है, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को नमन करता हूँ। मैं इस गाने को आपके सम्मुख आज के दिन मेरे लिए मिला जुला है, देश के लिए भी है, आपातकाल लागू हुआ था, और भी बहुत सारी बातें 25 जून 1975 से जुड़ी हुई है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सिंपल व्यक्ति हूँ। एनीवे, मैं इस गाने को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। कोई त्रुटि कहीं होगी किसी वजह से, तो उसके लिए मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। कब से तन्हा घूम रहा हूँ दुनिया के वीराने में, खाली जाम लिए बैठा हूँ कब से इस मैं खाने में। कोई तो होगा मेरा साकी, कोई तो प्यास बुझाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। शायर कहता है, मैं खाना की बात करते हैं, जहाँ शराब मिलती है, शराब पी जाती है, शराब पाते हैं, वो साकी, वहाँ एक शब्द आया है, साकी का मतलब पिलाने वाला। वो पुरुष हो सकता है, दोस्त हो सकता है, लड़की प्रेमिका भी हो सकती है जाम पिलाने का, क्योंकि मैंने ये व्यक्तिगत रूप से बॉम्बे में देखा है, महिला को जाम पिलाते हुए पुरुष को, ये मैंने देखा है, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ साकी उसे कहते हैं, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, जब किसी को जाम पिलाती है या पिलाता है। एनीवे, शायर ने कितनी गजब बात कही है। किसी ने मेरा दिल ना देखा, ना दिल का पैगाम सुना, किसी ने मेरा दिल ना देखा, ना दिल का पैगाम सुना, मुझको बस आवारा समझा,
जिसने मेरा नाम सुना। अब तक तो सब ने ठुकराया, कोई तो पास बिठाएगा। कभी न कभी, कहीं न कहीं, कोई न कोई तो आएगा। जुबान है, किसी को भी आवारा कह दो, बदचलन कह दो, जबकि आप स्वयं में कभी एनालिसिस नहीं करते। मैंने एक अंग्रेजी में पढ़ा था, चेक योर ओन, खुद को चेक कीजिए, दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। आप तहस नहस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आप सुखी नहीं रहेंगे। सुख शांति के लिए दूसरे पे टीका टिप्पणी बंद कर दीजिए। और हर किसी कोई आवारा नहीं होता। आवारा का ज्ञान आपको कैसे हो गया? इसका मतलब अगर आप किसी को आवारा कहते हैं तो पहले आप आवारा बचलन होंगे, तब दूसरे को आप आवारा कह सकते हैं। अगर आपको ज्ञान है तो बहुत अच्छा है, आपको ज्ञान बहुत है किसी के बारे में आवारा कहने का। किसी को भी लोग कह देते हैं। यहाँ शायर ने ये कहा है, राजन किशन साहब ने, सबने आवारा, नाम सुना आवारा समझ लिया। ज्ञान कुछ नहीं, पिक्चर है, पिक्चर लेसन देती थी। पुरानी पिक्चरें बहुत कुछ सिखा के गई हैं। अगर थोड़ा सा तमीज होता तो शायद आपका जीवन सफल हो जाता। तल्ख टिप्पणी किसी को मत कीजिए, किसी की कमी ना ढूंढिए, हो सके अपनी कमी ढूंढिए और लिखिए, और लिख के शाम तक सुधार लीजिए, इसको कहते हैं। एनीवे, कभी तो देगा सन्नाटे में प्यार भरी आवाज कोई, कौन ये जाने कब मिल जाए रास्ते में हमराज कोई। हमराज, हम सफ़र, हमारा भी अपना हो सकता है, कोई आवाज़ दे दे और मुझे मिल जाए। ये शायर कहता है। मेरे दिल का दर्द समझ कर दो आंसू तो बहाएगा। कभी न कभी, कहीं न कहीं, कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। कभी न कभी, कहीं न कहीं, कोई न कोई तो आएगा। मैं मदन मोहन साहब को नमन करता हूँ, और हमारे लखनऊ के नौशाद साहब इस म्यूजिक को सुन के उनके घर गए थे। मीडिया में जो जानकारी है, और रोते हुए, आंसू बहाते हुए मदन मोहन जी से कहते हैं, आपने कमाल कर दिया। तो उन्होंने कहा, मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, कहाँ आप? तो उन्होंने कहा, अगर ये बात है तो मैं एक जलसा करूँगा, और उस जलसा में इस बात की चर्चा करूँगा, और धन्य हो धरती, धन्य है ये भारत, धन्य है लोग। एक जलसा किया, उस जलसा में सरेआम मदन मोहन के संदर्भ में उन्होंने बात बताई कि मैं मुतासिर हूँ, मैं प्रभावित हूँ मदन मोहन जी से। इसमें छोटा कौन हुआ? इसमें छोटा कौन हुआ जानते हैं? प्रशंसा पाने वाला बड़ा होता है, देने वाला छोटा होता है। यहाँ मदन मोहन वहाँ बड़े होते हैं, जबकि नौशाद साहब एक अलग, मदन मोहन साहब एक अलग। पर याद रखिएगा, जीवन में कुछ ऐसा कर गुजर जाइए, कुछ ऐसा कोई एक चीज कर गुजर जाइए, हो सकता है 400-500 बरस बाद लोग नाम लेते रहे। मैं सिर्फ एक नाम लूँ, ख़त्म करता हूँ। 1540 में से लेके 1545 तक मैं शेरशाह सूरी की बात करूँ, जिन्होंने जीटी रोड बनवाया, वो भी हावड़ा से लेकर लाहौर तक, ग्रांड ट्रंक रोड। और वाह रे शेरशाह सूरी जी, क्या उनकी सोच रही होगी। उन्होंने सड़क के दोनों तरफ नीम के पेड़ और कुआं बनवाए,
अगर आप लोग जीटी रोड गए होंगे, मैंने तो बहुत सफ़र किया है इलाहाबाद से कानपुर, बल्कि मैं कहूँ बाई रोड दिल्ली भी गया हूँ। अगर आप जीटी रोड पे चलेंगे प्यारे, तो बहुत याद आएगी नीम का पेड़ और कुआं। शायद उन्होंने सोचा था कोई राहगीर जाएगा, हो सकता है उसे प्यास लगे, वो पानी पीगा, नीम की दतून कर लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना मदन मोहन साहब को नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।